आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। आगामी चुनाव में प्रदेश के कांग्रेसियों में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने पहले चरण की रणनीति बना ली है। राज्य में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति दिखाने के लिए सभी कांग्रेसियों को घर और गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर और मुख्यमंत्री हुड्डा ने 5 जून से खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है और कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ाने का निश्चय किया है। यह फैसला चंडीगढ़ में पार्टी के नवनियुक्त जिला ऑब्जर्वरों की बैठक में लिया गया। खुद के विकास की करने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेवारी हरियाणा के विकास करने की। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार से उभरकर कांग्रेस ने अब अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में लगाए गए जिला ऑब्जर्वर्स और NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस इस बार आक्रामक ढंग से चुनाव करेगी, क्योंकि पार्टी के नेता मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी अपनी बात लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाई। इसी कड़ी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घरों और गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाने के निर्देश दिए हैं और कार्यकर्ताओं से यह भी कहा गया है कि वे सरकार की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाएं। कॉल नंबर दे करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो भी साथी हैं अपनी बात रखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ 300 ये पीसीसी के लेवल पे जो कम्युनिकेशन होगा वो इसके माध्यम से करेंगे। किसी ने पीसीसी को कम्युनिकेशन करना है, स्पेशल ड्राइव हमने बात करी। मेंबरशिप के लिए भी हम स्पेशल ड्राइव इस पूरे अभियान के तहत जो हमारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें मेंबरशिप ड्राइव का भी एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से हम पूरे जनमानस को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ सके। और इसी तरीके से वो जो भी मैं समझता हूँ कि बातें आई हैं, कुछ आपके सुझाव होंगे, उसको भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी सबकी एक ही कोशिश है कि किस तरीके से तीसरी बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, उसको लेकर के आने वाले समय में और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से कांग्रेस का जन जन समर्पण के साथ अपने अपने इलाके में पार्टी को मजबूत करने का काम करे। लोकसभा चुनावों के बाद तंवर ने पूरी प्रदेश कांग्रेस की इकाइयां भंग कर दी थी। अब उनके स्थान पर जिला ऑब्जर्वर काम देख रहे हैं। तंवर ने कहा कि 31 जुलाई से पहले राज्य की इकाइयां बना दी जाएंगी और जब तक ये नहीं बनती ये ऑब्जर्वर अपना काम करते रहेंगे। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कार्यकारिणी के पदाधिकारी को जो बढ़िया काम करेंगे उन्हें दोबारा भी ये कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। वर्गों के लिए जो नीतियाँ बनाई है, दलित वर्ग के लिए अलग बनाई है हमने, बैकवर्ड क्लासेस की अलग है, किसान की अलग है, व्यापारी की अलग है, कर्मचारी की अलग है। सबको उन वर्गों तक कम्युनिकेट करें कि भाई ये हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हरियाणा जो है इन पैरामीटर्स में, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स हैं, चाहे प्रति व्यक्ति आय है, चाहे प्रति व्यक्ति आपकी लैंड बर्थ का बजट का खर्चा है, चाहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को पढ़ाई की बात है, या किसान को ऋण मुक्त जो मनाने का जो कार्यक्रम हरियाणा ने दिया, वो आज देश में सबसे बेहतर मॉडल हरियाणा का माना जा रहा है। तंवर ने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी हाईकमान द्वारा पार्टी विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों पर ढिलाई बरतने संबंधी सवालों के जवाब में तंवर ने इससे इनकार किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दोनों ने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने सभी से एक साथ होकर काम करने की अपील भी की। हाईकमान के लेवल पे कार्रवाई में अगर ढिलाई होती तो ना पहले लोग 19 लोग बर्खास्त होते और ना ये पूरी कमेटी इस तरीके से डिसॉल्व करने का फैसला होता। तो लीडरशिप की तरफ से अगर कोई फीडबैक हम देते हैं, और हमने तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उम्मीदवार थे उनसे फीडबैक लेने के बाद लीडरशिप को ये रिकमेंडेशन करी और लीडरशिप ने तुरंत प्रभाव से, मैं समझता हूँ कि एक बहुत कठोर कदम उठाया। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात अभी कही है
कि जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो इसमें रिटेन होंगे। किसी कोई साथी ऐसी बात करता था, उसका खुद के विकास की करने में जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेवारी, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी हरियाणा के विकास करने की है। व्यक्तिगत विकास की कोई बात करे तो उसके जिम्मेवारी नहीं हो सकता। किसी को एक राहुल मेरे को बहुत व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, राजनीति है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को वहीं बैठक में आए ऑब्जर्वर कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि आने वाले 1 महीने में वे अपने जिलों के लोगों से संपर्क जोड़कर लोगों को अपनी नीतियों से अवगत कराएंगे। हम जिले में जाएंगे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलेंगे और सबसे पहला हमारी प्राथमिकता है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो मीटिंग है मेरे यहाँ 27 तारीख को हिसार में, उसको सफल बनाएंगे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलेंगे, एक एक आदमी को पार्टी से जोड़ेंगे, कुछ लोग नाराज हैं उनको मनाएंगे और मेन स्ट्रीम में उनको लेके आएंगे। बहरहाल देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी कहां तक सफल हो पाती है। लोकसभा चुनावों में हुई करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। आज हुई अहम बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के अनुसार आगामी 1 महीने में उनके ऑब्जर्वर मेंबरशिप अभियान चलाएंगे। कैमरामैन राकेश ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनावों की हार की जिम्मेदारी लेने को कहा है। सैलजा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हरियाणा के विकास के लिए श्रेय ले सकते हैं तो उन्हें हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वहीं सैलजा ने प्रदेश कांग्रेस में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। चुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, 1 सीट हम जीते हैं, हमारा सारा ठीकरा तो हमारे से छोड़ा गया और नंबर 1 हरियाणा किसी और ने बनाया। सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो स्टेट के मुखिया है। कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ फिर बेबाक बयान दिया है। सैलजा ने हरियाणा के सीएम को ही लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेने को कहा है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं और जिस तरह के नतीजे हैं, लेकिन इस बात से भी हमें नहीं दूर हटना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी स्टेट में किसकी होती है। ये भी बात है कि हम सब की जिम्मेवारी रही है, कुछ ना कुछ रही है, कमियां हम सब में हैं। ये नहीं है कि हम कुछ लोग कह दें कि हम तो पाक साफ हैं लेकिन बाकी सब गलती किसी और की होगी। कुछ ना कुछ हर लेवल पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो स्टेट के मुखिया हैं उनकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बनती है। सैलजा ने कहा है कि तमाम राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उल्टे उन्हें ही कसूरवार ठहराया है। सैलजा का तर्क ये है कि नंबर 1 हरियाणा का सेहरा मुख्यमंत्री अपने सर बांधना चाहते हैं, जबकि हार का ठीकरा वो सैलजा और उनके समर्थकों पर फोड़ना चाहते हैं। थोड़ी तो माननी चाहिए कि ये बिल्कुल ही, मैंने तो एक शब्द या कुछ नहीं कहा। कम से कम अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, उनको उनका कॉन्फिडेंस लेने के लिए थोड़ा कुछ तो कहना चाहिए कि भाई हो सकता है हमारी कुछ कमी रही हो, और मुख्यमंत्रियों ने भी जो कहा और कई मुख्यमंत्रियों ने अपना इस्तीफ़ा तक ऑफ़र किया, हमें तो एक शब्द कहीं नहीं नज़र आया। उल्टा ये ज़रूर सुनने में आया कि हमारे खिलाफ कहा जा रहा है वो हार का सारा ठीकरा तो हमारे सिर फोड़ा गया और नंबर 1 हरियाणा किसी और ने बनाया। सैलजा ने हरियाणा कांग्रेस में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनकी नज़र में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में भी बैलेंस नहीं बनाया गया है। सर्वर्स की लिस्ट कोई ऐसे बैलेंस्ड नज़र नहीं आई, क्योंकि बनते ही काफ़ी कुछ जगह कंट्रोवर्सी भी हुई। तो सही रहता कि क्योंकि एक चुनाव में हम निकले हैं और दूसरे चुनाव की ओर हम जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव की ओर, सिग्नल हो कि सभी मिलजुल कर रहे हैं तो अच्छा रहता। सैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा के कामकाज पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। वहीं हुड्डा के समर्थक और खुद हुड्डा भी सैलजा और वीरेंद्र सिंह पर वार करने में पीछे नहीं रहते। अशोक तंवर की कोशिशें भी गुटबाजी की आंधी नहीं रोक पा रही है। विधानसभा चुनाव में ये आंधी कांग्रेस का खेमा उखाड़ सकती है। दिल्ली से राहुल शर्मा के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज़।
हरियाणा सरकार राज्य से ताल्लुक रखने वाले शहीदों के परिजनों को नौकरी देगी। जी हां, सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को हरियाणा सरकार सरकारी विभागों में तीसरी और चौथी श्रेणी में नियुक्ति करेगी। इसके अलावा शहीदों के परिजनों को दूसरी तरह की आर्थिक मदद भी दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। शहीद की पत्नी, बेटा या फिर बेटी हरियाणा की सरकारी विभागों में नौकरी के लिए योग्य माने जाएंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि हरियाणा सरकार ने शहीदों के परिजनों को सौगात दी है। इसके सरकार के नियम के मुताबिक राज्य से ताल्लुक रखने वाले शहीदों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को हरियाणा सरकार सरकारी विभागों में तीसरी और चौथी श्रेणी में नियुक्त करेगी। इसके अलावा शहीदों के परिजनों को दूसरी तरह की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। शहीद की पत्नी, बेटा या फिर बेटी हरियाणा के सरकारी विभाग में नौकरी के लिए योग्य माने जाएंगे। देर से ही सही, रेवाड़ी शहर की टूटी सड़कों को बनाए रखने का बजट सरकार ने पास कर टेंडर दे ही दिया, लेकिन उस पर काम कछुए की चाल से हो रहा था। इसकी खबर हमारे चैनल ने प्रमुखता से उठाई, जिसके बाद बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण किया और सड़क को जल्द अच्छी से बनाए जाने के निर्देश दिए। अजय ने नगर परिषद अधिकारियों को भी फटकार लगाई और कहा कि 15 दिनों के बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर कंक्रीट की बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण करने बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने सड़क पर चल रहे कामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि शहर के चारों तरफ लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में सर्कुलर रोड है, जिसमें से धारूहेड़ा चुंगी से झज्जर चौक का हिस्सा पहले ही कंक्रीट से बनाया जा चुका है, जिसकी हालत भी खराब है, और बावल चौक से झज्जर चौक तक रोड बनाया जाना है, जिस पर काम चल रहा है। अंबेडकर चौक से धारूहेड़ा चुंगी के बीच के रोड को बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। शहर की सड़कों की हालत पिछले काफी समय से खराब है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन की यहाँ के लोगों ने अपनी समस्या रखी है, तो उसके बारे में मैं एक्शन साहब से बात करूँगा कि सिरों डालें। और ये जो कंक्रीट की रोड है, ये झज्जर रोड तक बनेगी, झज्जर रोड तक बनेगी, झज्जर चौक तक बनेगी। आगे कंक्रीट की बनी हुई है और अंबेडकर चौक से और धारूहेड़ा चौकी तक का भी हमने केस बना के भेज दिया है और उम्मीद ये है कि जल्दी उसको भी हम पास करवाएंगे, ताकि पूरा जो सर्कुलर रोड है वो सीमेंट कंक्रीट का बन जाए। और ये जो बार बार जो दिक्कत आया करती थी, जो समस्या आया करती थी, सड़क टूटी रहा करती थी, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड की ही नहीं बल्कि बाकी सड़कों की हालत भी खस्ता है, जिसके लिए कैप्टन अजय सिंह यादव ने नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा है कि 15 दिनों के अंदर सभी सड़कों के गड्ढे भरे जाने चाहिए। इसके अलावा कप्तान अजय ने कहा है कि खराब सड़क ना बनाई जाए और सड़क की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम की देखरेख में कमेटी बनाई जाए, जो नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे कामों पर नजर रखेगी। शहर के अंदर जहाँ भी गड्ढे हैं, अगले 15 दिन के अंदर शहर के अंदर कहीं भी कोई गड्ढा नजर नहीं आएगा। मैंने दोनों जो एमई यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों को मैंने आदेश दे दिए हैं कि जितने भी खड्डे हैं उनकी प्रायोरिटी से भरें, ताकि कहीं भी कोई खड्डे ना हो शहर के अंदर। शहर की सड़कें पिछले काफी समय से खराब हैं, लेकिन मंत्री जी को कभी शहर की याद आई ही नहीं और कभी उन्होंने शहर की सड़कों का दौरा नहीं किया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आए तो मंत्री जी को शहर की याद आई और वो पहुंच गए शहर की सड़कों पर। लेकिन जब मंत्री जी से ये पूछा गया कि पिछले 9 सालों में आपको शहर की याद क्यों नहीं आई और आज जब याद आई है तो भी इतने दिनों बाद क्यों, इस सवाल को ही मंत्री जी ने फालतू बता दिया। ये पहली बार आए हैं, जो देखा ना, जो देखा भी अब तो पहली बार ही आए हैं। अच्छा। इससे पहले ना कभी आए हैं और ना कभी आए। अच्छा। ये पहली बार जो भी अब इनको आपत्ति आ गई कि इनको दोबारा इलेक्शन लड़ना है, कि जीतना है या हारना है, जब ही आए हैं। उससे पहले आए भी नहीं और नहीं आए। मंत्री जी को भले ही हमारा सवाल फालतू लग रहा हो, लेकिन मंत्री जी के लिए ये सवाल कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा इसी दौरे से खुद ब खुद लगाया जा सकता है। रेवाड़ी से डे एंड नाइट न्यूज के लिए मोहिंदर भारती की रिपोर्ट। करनाल में नौकरी का झांसा देकर एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। करनाल के आरकेपुरम इलाके की रहने वाली 30 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने सिविल लाइन पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि रविवार को वह आईटीआई चौक पर खड़ी थी। इसी दौरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर हंसराज अपनी कार से वहां आया और उसे जबरन अपनी कार में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर उसने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
महिला ने आरोप लगाया कि हंसराज ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 1/6/14 को एक महिला ने बयान किया कि एक हंसराज नाम का व्यक्ति जो लेबर इंस्पेक्टर है, मुझे नौकरी का झांसा देकर खेतों में ले गया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया, जिस पर महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोनीपत जिला कारागार के बाहर आज 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजीव खारखोदा का रहने वाला था और वह जेल में बंद अपने परिजन से मुलाकात के लिए आया था। जैसे ही राजीव गेट पर पहुंचा, वहां बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने राजीव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे राजीव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजीव नाम का लड़का है जो कि जिसकी पहचान हमें खरखोदा का रहने वाला है, इस नाम से हुई है, और जो कि अपने किसी एक रिलेटिव जो कि यहाँ पहले ही एक मर्डर के केस में यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल सोनीपत में बंद है, उसको मिलने के लिए यहाँ आया था। और जब ये वापस मिल के डिस्ट्रिक्ट जेल के मेन गेट के पास पहुँचा तो इसके ऊपर 3 बंदों ने फायर कर दिए, जिससे इसकी यहाँ मौके पे ही मृत्यु हो। मुआयना हम कर रहे हैं, तो वैसे जाहिर तौर पे जैसे कि देखने में लगा है कि 5-6 गोलियाँ लगी। नहीं, अभी तक सिर्फ ये पहचान हुई कि ये बंदे हैं, बाकी उसके लिए हमने टीमें गठित कर दी हैं जो कि उनको राउंड अप कर। यमुनानगर सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय दाहिया और उनकी पत्नी का एक साथ मेवात ट्रांसफर किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। तबादले के विरोध में समाजसेवी संगठनों ने जगाधरी के लघु सचिवालय में एसडीएम डॉक्टर आदित्य दाहिया से मुलाकात की। संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर डॉक्टर दंपति की ट्रांसफर रद्द करने की मांग की। आपको बता दें कि 28 मई को स्वास्थ्य विभाग ने यमुनानगर सिविल अस्पताल में कार्यरत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय दाहिया और उनकी पत्नी की एक साथ मेवात ट्रांसफर कर दी थी। भाजपा पहले ही इस मामले में मुख्यमंत्री पर साजिश के तहत ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगा चुकी है। हम डॉक्टर साहब से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने जो भी हमारी संस्था की कभी भी ड्यूटी लगाई तो संस्था ने पूरी की है, और हमने भी अगर डॉक्टर साहब को कभी भी फ़ोन किया किसी भी पेशेंट की सुविधा के लिए तो उसका 2 मिनट के अंदर अंदर उपचार किया गया और उसको सुविधा दी गई। ऐसे डॉक्टर का तबादला हम रद्द चाहते हैं। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साजिश है या क्या, ये आप लोग भी बेहतर समझ सकते हो। डॉक्टर साहब से किसी को शिकायत नहीं। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जरूर करेंगे, कानून के दायरे में रह के हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जरूर करेंगे। ऐसे ईमानदार आदमी को हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत मेहनती, हर किस्म का कोई उनके लिए कोई ठीक है, वो मैं कहता हूँ डॉक्टर दैया साहब जाट है, लेकिन यहाँ पे कोई जाट से ज़्यादा कोई ब्राह्मण कोई हर किस्म के मतलब उनके साथ हैं, और पूरा शहर उनके साथ है। कोऑपरेटिव है बहुत ज़्यादा, हर किस्म को हर इंसान को कोऑपरेट करते हैं। टाइम से पहले ड्यूटी पे पहुँचते हैं, हर आदमी को अटेंड कर, रात को 9-10 बजे तक भी हॉस्पिटल में घूमते हैं ताकि कोई ऐसा आदमी रह ना जाए, कोई पेशेंट कोई इलाज के कारण न रह जाए, और एम्बुलेंस वगैरह इतनी सर्विसेज उन्होंने करती हैं। उधर अम्बाला में बीपीएल कार्ड बनवाने को लेकर लोगों को डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बीपीएल कार्ड बनाने की मांग उन्होंने कई बार प्रशासन और अधिकारियों से की थी, बावजूद इसके आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हिसार में नगर निगम द्वारा शहर का कचरा गांव ढंडूर के पास खुले में डालने के विरोध में ग्रामीणों ने आज शहर में प्रदर्शन किया। हिसार के क्रांतिमान पार्क में ग्रामीणों ने बैठक की और हिसार के उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए गए और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वे इस
लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि गांव के ढंडूर के पास डाले जाने वाले कूड़े के कारण उनके गांव में टीबी और दमा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। करीब 100 से अधिक लोग टीबी का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे, जिसमें धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन तक जैसे कदम हो सकते हैं। तो हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।